एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। जो भी क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर करने जा रहे हैं, उनके लिए इस चैनल पे हम लेके आए हैं सारे सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो। हर टॉपिक के आपको वीडियोस यहाँ पे ऑलरेडी कवर मिलेंगे। तो हम यहाँ पे आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका ओवरऑल जितना भी क्वेश्चन आंसर आपको उस चैप्टर में उस टॉपिक में देखने को मिलेंगे, हम वो सारे करें कवर। तो हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आंसर हर टॉपिक, जैसे लाइफ प्रोसेस में 4 टॉपिक थे, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ऐसे 4 टॉपिक्स हैं। तो ये सारी जो टॉपिक्स है उसे हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो भी जाके आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आप जो क्वेश्चन आंसर्स भी हमने ऐसे 4 टॉपिक करके बनाया है, तो वो 3 पार्ट ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिए हैं। तो जाके उस वीडियो को हमारे साइंस के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर में, वो हम कर लेते हैं डील। तो चैप्टर 6 साइंस का आपका हो जाएगा और बायोलॉजी का हो जाएगा चैप्टर फर्स्ट। अगर आप ऐसे देखें तो वो हम कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस को डील। क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क या किडनी किस तंत्र का भाग है और किस तंत्र से वो संबंधित है, तो ये क्वेश्चन हमें इसमें पूछा गया है। तो 4 हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, उसमें से ये किसमें किसका पार्ट है और किस तंत्र का ये भाग है, वृक्क, किडनी। तो ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो इसमें आंसर क्या है ये हमें चूज करना है। ओके, तो वृक्क जो किडनी है वो हमारे उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किसका भाग है किडनी? हमारे उत्सर्जन तंत्र का भाग है। हम इसी में उत्सर्जी तंत्र या फिर आप मेन उत्सर्जी तंत्र बोल सकते हैं। उत्सर्जन की जो क्रिया होती है जिसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बोलते हैं उनका निष्कासन होता है, तो वृक्क किडनी उसका मुख्य उत्सर्जी अंग है, उसी में सारी कार्य होती है जो भी उत्सर्जन से रिलेटेड है। तो वृक्क तंत्र किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादपों में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है, वो क्या करता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो मैंने इस टॉपिक पे भी डिटेल वीडियो बनाया, जाके प्लीज साइंस के प्लेलिस्ट में और बायोलॉजी का जो भी वीडियो है उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें हम समझ लेते हैं सिंपली ऑब्जेक्टिव हमें डील करना है। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम और फ्लोएम 2 तरह के पादप में उत्तक पाए जाते हैं। जाइलम का काम है जल और जो खनिज लवण है उनका परिवहन करना, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। तो लेकिन यहाँ जाइलम पूछा जा रहा है, तो इसमें ए में है जल का परिवहन, बी में भोजन, सी अमीनो अम्ल का परिवहन, डी ऑक्सीजन का परिवहन। तो जाइलम करता है किसका? जल का परिवहन। हमारा आंसर हो जाएगा ए, जल का वहन। ठीक है, जल की वहन करता है कौन? जाइलम। हमारा ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण किन में होता है? पादपों में। और उसमें स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। तो क्या आवश्यक है अगर स्वपोषी पोषण करना है? तो पौधे कैसे करते हैं अपना पोषण? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो उसके लिए उसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीजें चाहिए। तो हमारा आंसर डी उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसे क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तभी वो अपना पोषण कर पाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो स्वपोषी पोषण में ये सारी चीजें आवश्यक हैं, तभी स्वपोषी पोषण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो पाइरुवेट का विखंडन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलता है। तो वो क्रिया कहाँ होती है ये पूछा जा रहा है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका के किस भाग में यह क्रिया होती है पूछा जा रहा है। पाइरुवेट का विखंडन, श्वसन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? तो ऑप्शन है हमारा ए कोशिका द्रव्य, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी हरित लवक, डी केंद्रक। तो हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऊर्जा कहाँ बनती है? ऊर्जा का कौन सा है पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोला जाता है पावर हाउस? क्योंकि वहीं पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, एनर्जी हमें वहीं से मिल रही है, इसलिए उसे पावर हाउस बोला जाता है। तो हमारा आंसर इसका सिंपली क्या हो जाएगा? बी माइटोकॉन्ड्रिया।
इससे आप समझ सकते हैं पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। और वो कहाँ पे काम होगा? पायरुवेट का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है पायरुवेट का विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम आ गए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव हमने 4 कर लिया डील, 4 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। जो चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अब मैं वो आपको करवा रही हूँ। तो 5th क्वेश्चन है इसका लॉन्ग आंसर टाइप, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो वसा फैट का डाइजेशन पाचन कहाँ होता है और ये क्रिया कहाँ होती है वो पूछा जा रहा है। तो वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इसकी जो प्रक्रिया है अब हम वो देख लेते हैं। तो छोटी आंत में मुख्यतः होता है वसा का पाचन और वहां पे क्या पित्त रस बाइल जूस यकृत द्वारा स्रावित होता है जो पित्ताशय में संचित रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है यहाँ से शुरू हुई, यकृत द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? पित्त रस या बाइल जूस जो पित्ताशय में संचित रहता है। पित्ताशय में वो क्या होता है? संचित रहता है पित्त रस, ठीक है। और यह वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। यह वसा को क्या करता है? फैट को ये तोड़ता है छोटे छोटे कणों में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो जाता है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन हो जाता है वसा का, जिसे हम बोलते हैं छोटे छोटे कणों में वसा को तोड़ना। और इससे क्या होता है? जिससे उसका पाचन आसान हो जाता है। तो पित्तरस क्या करती है? वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देती है। फिर अग्न्याशयी रस पैनक्रियाटिक जूस, इसमें लिपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को फैटी एसिड में बदल देता है। लिपेज नामक एंजाइम या लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है वो अग्न्याशयी रस पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है और वो क्या करता है? वसा को फैटी एसिड में चेंज कर देता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है हमें जब हम फैट वसा को तोड़ते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? लाइपेज नामक एंजाइम जो अग्न्याशयी रस में पाई जाती है। पहले क्या हुआ? पित्तरस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में उसका इमल्सिफिकेशन कर रहा है, उसे अणुओं में तोड़ रहा है ताकि पाचन की क्रिया तेज हो जाए। और फिर वसा को पचाने के लिए पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज एंजाइम है जो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ऐसे ही होगी वसा के पाचन की प्रक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन पे हम आ गए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? होप आपको प्रीवियसली मैंने जितने क्वेश्चन आंसर समझाए आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की भूमिका। तो अगर आपने पाचन डाइजेशन वाला वीडियोस देखा है और नहीं देखा है तो जाके उसे चेकआउट करें, तो आप समझ पाएंगे कि पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह से शुरू होती है। बकल कैविटी बोल सकते हैं, माउथ कैविटी मुख गुहा से शुरू होती है। तो सबसे पहले लार ग्रंथि अपना काम शुरू करती है और यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है कि पाचन की प्रक्रिया में लार जो है उसका भूमिका क्या है, उसका काम क्या है। तो लार सलाइवा को लार ग्रंथियां बनाती हैं। लार ग्रंथियों से सलाइवा हमारे मुंह में क्या होता है? उसका सिक्रीशन होता है या मुख गुहा माउथ में भोजन को क्या करती है? भिगोती है एक तरह से, क्योंकि लार है वो क्या लिक्विड है, भोजन सॉलिड क्या उसे वो भिगो देती है। मुख्य कार्य इसका क्या है? मेन उसका वर्क क्या है कि एमाइलेज एंजाइम इसमें पाया जाता है, ठीक है। सलेवरी एमाइलेज इसमें पाया जाता है। यह स्टार्च शर्करा को तोड़ता है। जो ग्लूकोज के रूप में हमने खाना खाया वो ज्यादातर किस रूप में होता है? ग्लूकोज शर्करा या शुगर के रूप में होता है। उससे ये क्या करता है? माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदलता है? स्टार्च को ये माल्टोज में बदल देता है। फिर इसका एक और काम है, आप मान सकते हैं कि जटिल जो शर्करा का आप बोल सकते हैं रूप है उसे ये सरल शर्करा में बदल देता है माल्टोज में, ताकि पाचन की प्रक्रिया अच्छे से चल सके। भोजन को गीला और नरम करता है। भोजन को जब हम चबाते हैं तो वो नरम होता है और लार उसे और गीला कर देती है, जिससे चबाना और निगलना आसान होता है। वो क्या होता है? मुंह से उसे निगलना अंदर उसे और जो पाचन की प्रक्रिया और अन्य जो भाग हैं पाचन के उसमें वो जा सके अच्छे से। और फिर मुख के पीएच को भी नियंत्रित करता है। लार क्या करता है? मुख के पीएच को नियंत्रित करता है। और इसका लार का पीएच क्या है? हल्का क्षारीय है। तो हमने खाना जो खाया अगर वो अम्लीय है तो क्षारीय जो इसका पीएच मान है वो बैलेंस करता है हमारे मुख के पीएच को। ये सारे इसके काम थे। सबसे पहले क्या करता है? ग्लूकोज को माल्टोज में बदलता है, फिर भोजन को गीला करता है, नरम करता है ताकि वो अच्छे से हमारे पेट में जा सके और उसका पाचन हो सके, फिर मुख के पीएच को भी मेंटेन करता है।
तो 6th क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया, उसमें जो हमारे लार है उसकी भूमिका भोजन के पाचन में। अब हम आ गए अपने 7th क्वेश्चन पे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या हैं। स्वपोषी पोषण में क्या बोला जा रहा है, आवश्यक परिस्थितियां की कैसा कंडीशन होगा तभी स्वपोषी पोषण होगा, और उसमें उत्पाद क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या है, और बाय प्रोडक्ट उपोत्पाद भी क्या है वो पूछा जा रहा है। तो स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, पोषण के लिए उसे जो चाहिए अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। जैसे पादपों में होता है, पेड़ पौधों में वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना पोषण अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो उसे क्या क्या किस किस चीज की आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यक परिस्थितियां कब होंगी, जब उसकी आवश्यकता पूरी होगी तो उसे क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नीड्स है। तो अगर स्वपोषी पोषण चाहिए तो उस परिस्थिति जो उसकी होनी चाहिए उसमें होना चाहिए सूर्य के प्रकाश की उपलब्धि, सूर्य के प्रकाश की मात्रा होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश वहां होना चाहिए, तभी हो सकता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया या फिर स्वपोषी पोषण की क्रिया। फिर CO2 होना चाहिए, CO2 को भी यूज करते हैं पादप अपने भोजन निर्माण में। और फिर जल चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल ही क्या करेगा, जो सूर्य से लाइट मिल रहा है उसे करेगा अपने में स्टोर, तभी हो पाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी। जल चाहिए उसे और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो सनलाइट, CO2, H2O और क्लोरोफिल हरित लवक, ये सारी चीजें आवश्यक हैं। इन चीजों की वहां पे होनी चाहिए उपलब्धता, तभी स्वपोषी पोषण हो सकता है और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। अब इसके उत्पाद ही पूछा गया है कि उसके कौन से उत्पाद है, उपोत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है। तो उत्पाद इसका क्या है, क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, मुख्यतः क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये बनता है। और फिर ऑक्सीजन बनता है। तो हमने क्या देखा, सनलाइट मिलेगा, सनलाइट, क्लोरोफिल यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरोफिल, और यहाँ पे है हमारा सबसे पहले कौन सा, CO2, H2O, ये मिलके क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। ठीक है, ये है हमारा जो समीकरण है, आप बोल सकते हैं रिएक्शन जो होता है प्रकाश संश्लेषण का वो। तो हमने सूर्य के प्रकाश को यूज किया, क्लोरोफिल को, CO2 और H2O को, और इसने मिलके क्या में दिया, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और H2O। तो बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्या है, मुख्यतः ग्लूकोज बनता है, इससे ही पौधों को एनर्जी मिलती है। और H2O को वो क्या कर देते हैं, उनका ये है उत्सर्जी पदार्थ, जो इंसान, जो भी जानवर हैं, जो भी जीवित जीव हैं वो यूज करते हैं ऑक्सीजन का, और पौधे ग्लूकोज का यूज कर लेते हैं ऊर्जा के लिए, अपने विकास के लिए। तो ये पूरा प्रक्रिया है जो स्वपोषी पोषण की आवश्यकता और आवश्यक परिस्थितियां आपको समझाती हैं। अब आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो प्रीवियसली मैंने बहुत बार आपको ये समझाया, मैं फिर समझा देती हूँ। वायवीय श्वसन क्या होता है, जहां श्वसन हो और वहां पे उपलब्धता हो ऑक्सीजन की, हवा की, तो वो वायवीय श्वसन हो गया। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन या हवा की उपस्थिति नहीं होती है, तब होता है अवायवीय श्वसन। तो इसमें अब हम अंतर जानेंगे और किन जीवों में अवायवीय श्वसन होता है। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं, इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। विशेषता हमने पहले लिखी कि क्या क्या दोनों में विशेषताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे डिफरेंस। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता वायवीय श्वसन में होती है, वहां पे ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी तभी वायवीय श्वसन होगा, और अवायवीय में ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा उत्पादन कितना होता है, तो वायवीय श्वसन में क्योंकि ऑक्सीजन उपस्थित है तो वहां अधिक ऊर्जा का उत्पादन होगा, 36 या 38 ATP ऊर्जा यहाँ पे बनेगी। और वहीं
जो अवायवीय श्वसन है वहां क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ग्लूकोज का विखंडन अच्छे से नहीं हो पाने की वजह से, ऑक्सीकरण नहीं हो पाने की वजह से ऊर्जा कम मात्रा में बन रही है, जिसकी वजह से 2 एटीपी ऊर्जा का ही निर्माण होता है। तो ऊर्जा उत्पादन में वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा बनती है, अवायवीय में कम। अंतिम उत्पाद इसका क्या है, वायवीय श्वसन में CO2 और जल। अंतिम उत्पाद वायवीय श्वसन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, वही अंतिम उत्पाद जो है अवायवीय श्वसन में एथेनॉल बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एथेनॉल या फिर अल्कोहल आप बोल सकते हैं, या फिर लैक्टिक एसिड बनता है अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में। वही अब हम उदाहरण देख लेते हैं कि वायवीय श्वसन किसके जीवों में होता है। तो मानव, जानवर और पादपों में होता है वायवीय श्वसन, वहां पे ऑक्सीजन की उपलब्धता है, इसमें होगा मानव, जानवर और पादपों में वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन यीस्ट, कुछ जीवाणु और लैक्टोबैसिलस में होता है। यीस्ट, कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस भी जो जीव है उसमें क्या होगा, अवायवीय श्वसन होगा और ये एथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनाएंगे। और वहां पे क्योंकि उनकी क्या है, वो एक कोशिकीय जीव है ज्यादातर, या फिर दो तीन कोशिकाएं वाले जीव है, तो उसमें क्या है, श्वसन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और वो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो 8th क्वेश्चन हमें समझ में आ गया डिफरेंसेस। और हमने क्या देखा, अवायवीय श्वसन किन जीवों में होता है, तो हमने यहाँ देख लिया अवायवीय श्वसन किन में होगा, यीस्ट, कुछ जीवाणु और लैक्टोबैसिलस में होता है अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार से विकल्पित है। तो कूपिकाओं को कैसे डिजाइन किया गया है ताकि गैसों का अधिकतम विनिमय हो सके, गैसों का अधिक से अधिक क्या हो सके, विनिमय आदान प्रदान हो सके। ठीक है, तो एल्वियोली फेफड़ों में कूपिकाएं पाई जाती हैं। फेफड़ों में छोटी थैलियों जैसी रचनाएं होती है। कूपिकाएं क्या है, सबसे पहले कूपिकाएं कहाँ पाई जाएगी, फेफड़ों में। एल्वियोली इसको बोल सकते हैं, या कूपिकाएं फेफड़ों में पाई जाती है और इसकी संरचना छोटी थैलियों जैसी होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कूपिकाएं, छोटी थैली जैसी रचना है। ठीक है, ये कूपिकाएं ये हमारे फेफड़ों में होती हैं। ये हमारे किस में होंगी, फेफड़ों में होंगी। ये संरचना जो छोटे छोटे थैलों जैसी दिखती है और इसकी विशेषता क्या है, बहुत ही ज्यादा संख्या में ये हमारे फेफड़ों में उपस्थित होती है। तो इसका कुल सतह क्षेत्रफल जिससे है फेफड़ों का बहुत बढ़ जाता है। दीवारें भी इसकी पतली होती हैं, गैसों के लिए पारगम्य है। तो दीवारें पतली होने की वजह से जो गैसें हैं उसका क्या हो सकता है, आर पार जा सकती है फेफड़े के कूपिकाओं के, क्योंकि दीवारें बहुत ही पतली हैं और पारगम्य हैं। रक्त वाहिकाओं से ये घिरी होती है। कूपिकाएं क्या है, रक्त वाहिकाओं से घिरी होती हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन अगर है फेफड़े में, हवा है तो उसका डायरेक्टली, क्योंकि ये अपारगम्य पतली दीवारें हैं, तो हवा डायरेक्टली रक्त केशिकाओं की मदद से कहाँ मिल गई, रक्त में मिल गई। ऑक्सीजन कहाँ मिल गया, रक्त में मिल गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के ही बाद हमारे श्वसन की प्रक्रिया से ऊर्जा का निर्माण होगा। तो वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं बहुत होती हैं, इससे गैसों का तीव्र आदान प्रदान होता है। नमी से भी ये भरी होती हैं, जिससे गैसें घुलकर आदान प्रदान कर सके। इसमें नमी बहुत होती है, जो गैसों में अगर नमी होती है तो रक्त में घुलने में इसे आसानी होती है। तो ये है कूपिकाएं, ऐसे इसको डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं ये पिक्चर, और ऐसे इसमें क्या है, ये ज्यादा संख्या में हमारे फेफड़े में पतली इसकी दीवारें हैं, तो रक्त आने जाने में, रक्त में गैसों को मिलने में आसानी होती है। फिर रक्त वाहिकाओं से घिरी होती है, जिससे गैस रक्त से मिल सके और ऊर्जा का निर्माण हो सके। फिर रक्त जो उसका ब्लड है उसमें मिलने के लिए जो वहां पे ऑक्सीजन है, हवा है, उसमें क्या है, नमी है। ठीक है, मॉइस्चर है, जिसकी वजह से उसे मिलने में आसानी होती है रक्त में। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हमारे शरीर में क्या है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा है, जो क्या करती है, हीमोग्लोबिन आरबीसी ऑक्सीजन को क्या करती है, कैरी करती है। ठीक है, तो उसकी अगर कमी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम्स होंगे। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, इसी की वजह से उसका रक्त का कलर रेड है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन क्या एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है, और ये क्या होता है, यही करता है ऑक्सीजन को कैरी, और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में
में पहुंचता है। और इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, तो आपको कमजोरी या थकावट महसूस हो सकती है, क्योंकि आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी, ऑक्सीजन की कमी है। आपको चक्कर आ सकता है। एनीमिया, सबसे पहले एनीमिया नामक आपको बीमारी होगी, जिसमें क्या होगा, कमजोरी और थकावट, चक्कर आएगा, सांस फूलने लगेगा, त्वचा आपकी पीली होती है, क्योंकि खून की, ब्लड की, एक तरह से रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ब्लड आपका पीला है, तो त्वचा भी पीली दिख रही है, और एकाग्रता, कंसंट्रेशन में भी कमी आती है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। एनीमिया जिसको होता है, जिसके हीमोग्लोबिन की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है एनीमिया। और एनीमिया के ये सारे परिणाम है, आपको कमजोरी और थकावट महसूस होगी, आपको चक्कर आएगा, आपका सांस फूलने लगेगा, आप ज्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे और वर्क पे कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें होती है हीमोग्लोबिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो ह्यूमंस में क्या होता है, डुअल सर्कुलेशन सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो हमारा हार्ट है उसमें ब्लड 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है, इसीलिए उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो ये उसी की हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है, देखना है कि ये क्यों आवश्यक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी परिभाषा है कि डबल सर्कुलेशन या डुअल सर्कुलेशन या फिर दोहरा परिसंचरण हृदय द्वारा किया गया वह संचार है, सर्कुलेशन, जिसमें रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। रक्त क्या होता है, 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, एक बार फेफड़े की ओर पल्मोनरी का सर्कुलेशन और दूसरी बार शरीर के अन्य अंगों की ओर। एक बार ब्लड क्या होता है, हृदय से फेफड़े की ओर जाता है, उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, प्यूलिमोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो हमारे हार्ट से दूसरे अंगों तक ब्लड जाता है। तो 2 बार ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, इसलिए से डुअल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन या फिर दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, 2 सर्कुलेशन होते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त अलग अलग रहते हैं। डुअल सर्कुलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ऑक्सीजन जिस ब्लड में है, और जिसमें जैसे ब्लड जो अशुद्ध आप उसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, वैसे ब्लड अलग अलग रहे। अलग अलग रहने का रीजन ये है, वो ब्लड ऑक्सीजन युक्त जो है, अगर उससे श्वसन की प्रक्रिया में यूज करेंगे तो ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होगा। इसीलिए अगर अशुद्ध ब्लड शुद्ध ब्लड में मिल गया तो हमारा जो श्वसन की प्रक्रिया है, जो ऊर्जा बनने की प्रक्रिया है, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए डुअल सर्कुलेशन हमारे में आवश्यक है, मनुष्यों में आवश्यक है। तो ये था, ये आप पिक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। पहले क्या हुआ, इसमें ब्लड हार्ट के थ्रू आया, फेफड़े के थ्रू आया हार्ट में, और हार्ट के थ्रू चला गया हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। एक सर्कुलेशन ऐसे हो गया, एक सर्कुलेशन हुआ फेफड़े से आया और उसके बाद वो चला गया हमारे बॉडी में। पहले ये सर्कुलेशन हमारा पल्मोनरी होता है, जो हार्ट, पहले फेफड़े से हार्ट में और हार्ट से फिर पूरे बॉडी में। फिर हमारा दूसरा बार होता है कि शरीर की और अंगों की, और तो फेफड़े से आया ब्लड और फिर पूरे बॉडी में चला गया। 2 तरह का सर्कुलेशन हुआ। पहले क्या होता है, फेफड़े तक जाती है, फिर फेफड़े से हृदय में आके पूरे बॉडी तक वो ब्लड जाता है। इसीलिए क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। अब समझेंगे कि कैसे वो संचरण होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो फुफ्फुसीय परिसंचरण है, जिसमें ब्लड पहले कहाँ जाता है, फेफड़े तक जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो किसके बीच होता है, हृदय और फेफड़े के बीच, ठीक है। तो हृदय में जो ब्लड है, ऑक्सीजन रहित या अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो दाहिने वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या होती है, जाती है फुफ्फुसीय धमनी में, पल्मोनरी आर्टरी में। आर्टरी हमारी धमनी है, जिससे क्या होगा, वो फेफड़े में भेजा जाता है। वो ब्लड क्या होता है, फेफड़े में भेजा जाता है, जहां पे आपको ऑक्सीजन नहीं है उस ब्लड में, अशुद्ध ब्लड है, ठीक है। तो फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो फेफड़े में ब्लड गया, वहां से क्या हुआ, वहां का जो हवा में ऑक्सीजन है वो मिल गया ब्लड में, तो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, CO2 बाहर निकलता है, O2 रक्त में प्रवेश कर जाता है। O2 जो वहां पे गया सांस लेने की प्रक्रिया में, वो रक्त में प्रवेश कर गया। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय सिरा द्वारा बाएं आर्टरियम में वापस आता है। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय सिरा, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, वेन्स की मदद से ये क्या होता है, बाएं आर्टरियम में चला जाता है, बाएं अलिंद में चला जाता है। यहाँ क्या हो रहा था, दाहिने निलय द्वारा ये क्या हो रहा था, फुफ्फुसीय धमनी की मदद से यहाँ पे फेफड़े में भेजा गया ऑक्सीजन रहित। वहां
जो फेफड़े में ऑक्सीजन है वो मिल गया ब्लड में, अब इसे भेज दिया गया फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आर्टरियम में या फिर बाएं अलिंद में। ये था एक परिसंचरण जो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर रहा है, शुद्ध ब्लड को अशुद्ध ब्लड को फिर से शुद्ध कर रहा है, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं सर्कुलेशन जो है शारीरिक परिसंचरण, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यह हृदय और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच होता है। तो हृदय में जो ब्लड है वो पूरे शरीर में भेजा जा रहा है। तो बाएं वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो बायां वेंट्रिकल जो बायां निलय है उसकी मदद से ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी, उसे एरोटा बोलते हैं, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। महाधमनी क्या होती है? मजबूत होती है, वो मोटी होती है, इसलिए जब ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में भेजा जाता है तो महाधमनी का यूज होता है। और बाएं वेंट्रिकल बाएं निलय के द्वारा वो बाहर निकल जाती है और पूरे शरीर में फिर फैल जाती है वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। शरीर के अंगों में यह ऑक्सीजन छोड़ता है, पूरे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। अब यह ऑक्सीजन रहित रक्त ऊपर की और नीचे की महाशिरा के द्वारा दाएं आर्टरियम में वापस आ जाता है। अब क्या होता है? ऑक्सीजन का हो गया यूज, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अब ब्लड चली आई कहां पे? नीचे की महाशिरा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं महाशिरा को। यहाँ पे धमनी का यूज हो रहा था जब ब्लड को हम भेज रहे थे पूरे बॉडी में, लेकिन यहाँ पे जब ब्लड पूरी शरीर से वापस आ रही है फिर से हृदय में, तो वहां पे यूज हो रहा है हमारे महाशिरा का, वेना कावा इसको बोलते हैं उसका। और ये फिर दाएं आर्टरियम, दाएं जो आर्टरियम है अलिंद है उसमें चला जाता है, उसमें वापस आ जाता है, फिर यहाँ से उसे फेफड़े में भेजा जाएगा। तो ये जो एक और प्रक्रिया होती है कि पूरे शरीर में ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वहां पे ऑक्सीजन का यूज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो फिर से जो ये सिरा है महाशिरा वेना कावा उसकी मदद से दाएं आलिंद में, दाएं आर्टरियम में वो आ गया ताकि फिर वो शुद्ध ब्लड में चेंज किया जा सके। तो हम अब दोबारा फिर से अच्छे से समझ लेते हैं स्टेप्स क्या है डबल सर्कुलेशन का। तो राइट आर्टरियम, दाएं आर्टरियम में क्या हुआ? ऑक्सीजन रहित ब्लड आया, यह राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ये क्या हुआ? दाएं वेंट्रिकल में चला गया, दाएं निलय में चला गया, फिर यह पल्मोनरी आर्टरी की मदद से कहाँ हुआ? लंग्स में जाता है, ठीक है। जो महाधमनी है उसकी मदद से चला गया लंग्स में, और लंग्स में रक्त ऑक्सीजन प्राप्त करता है। लंग्स में से क्या मिला? ऑक्सीजन मिला, ये ऑक्सीजन युक्त अब हो गया, शुद्ध ब्लड हो गया है। तो अब यह ऑक्सीजन युक्त ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, धमनी के द्वारा क्या हुआ? सॉरी, महाशिरा के द्वारा ये लेफ्ट आर्टरियम में आ गया, ये बाएं अलिंद में आ गया, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा गया, बाएं निलय में भेजा गया। इसके बाद एरोटा, महाशिरा, धमनी की मदद से के माध्यम से ये पूरे शरीर में ब्लड को भेज दिया गया जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। फिर शरीर से ऑक्सीजन खर्च हो जाती है और CO2 रक्त में मिल जाता है। फिर क्या होता है? शरीर जो है, शरीर में ऑक्सीजन का यूज होता है जब पूरे शरीर में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ऑक्सीजन का हो गया यूज, और CO2 रक्त में क्या होता है? CO2 फिर रक्त से ले लिया जाता है, ठीक है। और यह ऑक्सीजन रहित रक्त वापस आ जाता है किसमें? राइट आर्टरियम में लौट आता है, दाएं अलिंद में ये लौट आता है ब्लड, और फिर ये काम इतना शुरू होगा दोबारा, ठीक है। तो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में आया और फिर ऑक्सीजन वहां पे उसे मिला, और ऑक्सीजन का फिर पूरे शरीर में उस ब्लड को भेजा गया, ऑक्सीजन का हो गया यूज, CO2 हो गया कलेक्ट। अब CO2 को लेके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो खत्म हो गया है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे हम फिर से भेज देंगे राइट आर्टरियम में, जहां से फिर ये जाएगा हमारे लंग्स में और वहां से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो दो सर्कुलेशन की वजह से ही ये क्या हो रहा है? इसे डुअल सर्कुलेशन बोलते हैं। हार्ट में डबल सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसका महत्व हम देख लेते हैं कि क्यों ये डबल सर्कुलेशन जरूरी है। तो यह सुनिश्चित करता है कि शरीर के सभी हिस्सों को शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त रक्त मिले। तो इससे सुनिश्चित होता है कि हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत है उस तक रक्त के द्वारा पहुंच जाए ऑक्सीजन, और उसके बाद ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन युक्त रक्त आपस में नहीं मिले और जिससे कार्यकुशलता बढ़े। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसका वो मिक्स ना हो और कार्यकुशलता बढ़ती रहे। शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को फिर ये बेहतर तरीके से पूरा करता है। अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज करते हैं तो ऊर्जा ज्यादा मात्रा में बनेगी और फिर
ऊर्जा की जो हमारी आवश्यकता है वो अच्छे से पूरी हो पाएगी। इसीलिए क्या है, डुअल सर्कुलेशन, डुअल ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है, दोहरा परिसंचरण तंत्र जरूरी है। तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का जो वहन होता है वो कैसे होता है? तो वेद हम देख लेते हैं, वहन की दिशा किसमें कैसी होती है? जिस पर जाएगा बहना, वहन मतलब बहना, जिधर अगर आपने भोजन लिया तो वो किस ओर जाएगा, या फिर आपने जल या लवण लिया वो किस ओर जाएगा। तो जाइलम क्या करता है, जल को ढोता है, जल को कैरी करता है। तो एक दिशा इसका वहन है, एक दिशा सीधा जड़ से पत्तों की ओर जल को ले जाता है। लेकिन फ्लोएम जो है भोजन को कैरी करता है, तो इसकी वहन की दिशा दोनों दिशाओं में होती है। ये क्या करता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये खाना चारों ओर फैलाता है। तो इसकी द्विदिशीय है वहन दिशा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वहन पदार्थ क्या है, किस चीज का वहन करता है। तो फ्लोएम जो जाइलम है पहले हमारा वो देख लेते हैं, जल और खनिज लवण का वहन करता है। फ्लोएम वहीं पे भोजन जो ग्लूकोज बनता है उसका वहन करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो ग्लूकोज बना, भोजन बना, उसका वो संचरण करता है फ्लोएम, और जाइलम जल का, इसे याद रखें। और फिर कोशिकाएं हम देख लेते हैं, कोशिकाएं कैसी होती है जाइलम में, कोशिकाएं कैसी होती है फ्लोएम में। तो जाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो मृत होती हैं, डेड सेल्स होता है, मृत कोशिकाएं, और फ्लोएम जो है जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और हम देख लेते हैं ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता जाइलम को नहीं होती है, ऊर्जा जाइलम को नहीं चाहिए। और वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फ्लोएम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इसका एक्टिव है, ये दोनों ओर जाता है और भोजन को हर जगह पहुंचाता है, तो इससे ज्यादा ऊर्जा लगती है। ठीक है, और ये क्या है, जिंदा भी है, जीवित भी है ये कोशिका, इसलिए ज्यादा ऊर्जा की इसे जरूरत है। तो ये था डिफरेंस जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप 12th तक आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फुफ्फुस में, तो फेफड़े में कुपिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणुओं की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। ठीक है, कुपिकाएं जो होती है फुफ्फुस में कुपिकाएं, और वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का तुलना कीजिए। तो फुफ्फुस फेफड़े में जो कुपिकाएं हैं वो है एल्वियोली, और फिर वृक्काणु में है नेफ्रॉन। वृक्काणु उसकी क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है, उसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो विशेषता है सबसे पहले स्थान, स्थान क्या है उनका। तो कुपिकाएं कहाँ होती है, फुफ्फुस फेफड़े में होती है, और वृक्काणु वृक्क किडनी में होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले विशेषता थी, डिफरेंस था। फिर संख्या, इसकी संख्या कितनी है, तो लगभग 30 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती हैं हमारे फेफड़े में, मानवों के फेफड़े में। एल्वियोली कितना पाया जाता है, 30 करोड़, और 10 लाख। वृक्काणु नेफ्रॉन कितने पाए जाते हैं वृक्क में हमारे, 10 लाख। ठीक है, दोनों ज्यादा है लेकिन नंबर फिर डिफरेंट है, ये करोड़ में ये लाख में। तो 30 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती है हमारे फुफ्फुस फेफड़े में, और वृक्काणु वृक्क में पाया जाता है लगभग 10 लाख। अब इसका कार्य क्या है, तो कार्य है गैसों का आदान प्रदान करता है। एल्वियोली क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़े में उसे क्या करता है, रक्त में मिलाता है। और अपशिष्टों का छनाव, वृक्काणु का क्या काम है, वृक्क में उत्सर्जी अंग है वृक्क, तो वृक्काणु क्या करता है, अपशिष्टों का छनाव और उत्सर्जन, अपशिष्ट जो पदार्थ है उसे फिल्टर करता है और उसका निष्कासन करता है हमारे बॉडी से। तो ये थी इसकी डिफरेंसेस, और उसका तुलना किया हमने कि कहाँ पे पाया जाता है फुफ्फुस में कुपिकाएं और वृक्क में वृक्काणु, और उसे फिर कैसे, उसका क्या स्थान है, क्या संख्या है, क्या कार्य है, हमने देख लिया उसका डिफरेंस। तो इसे आप याद कर लें। और फिर और हमारी देख लेते हैं कि उसकी रचना कैसी है। तो जो कुपिकाएं होती है उसकी रचना है, पतली इसकी दीवारें होती है ताकि गैसों का विनिमय हो सके अच्छे से। रक्त वाहिकाओं से ये घिरा होता है ताकि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिल सके इजीली। तो ये दो चीज की रचनाएं हमने देखी। फिर वृक्काणु क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल होता है, इसमें ट्यूबल्स होता है, कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या करते हैं, वहां पे डक्ट जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे कलेक्ट करते हैं, इसमें बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूबल्स की मदद से। ठीक है, ट्यूब्स की मदद से। तो इसकी रचना हमने देख ली, कुपिकाएं और वृक्काणु में रचना उनकी कितनी डिफरेंस है। हम देख लेते हैं विनिमय जो होता है ये किस चीज का विनिमय होता है।
तो ऑक्सीजन और CO2, O2 और CO2 का विनिमय होता है इसमें वृक्काणु के इसमें एल्वियोली कुपिकाओं के द्वारा। जो फेफड़े में ऑक्सीजन है वो रक्त में मिलता है और ऑक्सीजन जो रक्त में CO2 है वो ले लिया जाता है फिर से फेफड़े में। तो ये ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन होता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन, अपसी, जल और लवण का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उत्सर्जी अंग है वृक्काणु। तो ये नाइट्रोजन और अपशिष्ट पदार्थ जो बने, जल और लवण जो बाहर निकलेगा शरीर से उसको स्टोर करता है और बाहर निकालता है। और वही ऊर्जा क्या है? ये निष्क्रिय प्रवहन है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। पुनः अवशोषण इसमें सक्रिय होता है। तो ऊर्जा में ये जो परिवहन निष्क्रिय, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ये एक्टिव होता है खुद ही। लेकिन इसमें पुनः अवशोषण सक्रिय होता है। तो इसमें सक्रिय होने की वजह से पुनः अवशोषण जो होता है हमारे कुछ जो यहाँ पे जल और लवण है उसका अगर जो भी कुछ ऐसे पदार्थ बच गए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उनका अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा था डिफरेंस 13 नंबर क्वेश्चन का। हमने कर लिया अपने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट इस चैप्टर के। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सारे आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप उसे डालें, आई विल गेट बैक टू यू। मैं उसे जरूर क्लियर करने का ट्राई करूंगी। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा हमारे पब्लिकेशन के बारे में। जो है रोशनी पब्लिकेशन, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी वही है। तो ये 17 सालों से किताबें पब्लिश कर रही है और क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई है ये कैप्टन की जो सीरीज है हमारी, उसमें हिंदी के लिए गोधली, संस्कृत के लिए पीयूषम और रेनबो जो हमारी इंग्लिश की बुक है वो। ठीक है, तो क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स अगर आपको ये सारी किताबें परचेज करनी है, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी ये किताबें, तो जाके आप हमारे वेबसाइट लिंक को विजिट कीजिए या फिर आप बुक ये सारी बुक्स परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर आप ये किताबें परचेज कर सकते हैं आपके नजदीकी बुक स्टोर्स पे। और साथ ही साथ हम लेके आए आपके लिए क्वेश्चन बैंक और एक ऑब्जेक्टिव का भी बुक है जो हमने आपके लिए कंपाइल किया है। सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉसिबली आ सकते हैं एग्जाम में वो सारे उसमें कंपाइल किए गए हैं। तो प्लीज चेक दैट बुक आउट टू। और फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। आप प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम भविष्य में फ्यूचर में आपके लिए ऐसे वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स को स्कोर करने में। तो thank you so much for watching. Thank you so much for supporting. Please keep stay tuned. Thank you.